हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बेस्ट 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हमारी, बढ़ाते हैं उसको आगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच चुके थे हम। टॉपिक 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ठीक है, करते हैं जरा सवाल क्या दिया है इसमें, देखते हैं। इसमें कहा टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच कैपिटल क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0, डी एंड 0, माइनस डी ऑन द वाई एक्सिस। ओके, a charge particle having charge minus q and mass m is released from rest at point d equals to 0 on x-axis. Discuss the motion of charge particle. चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्कस करना है। ओके, पहले तो समझो, एक एक लाइन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ना ना एक आर्ट है, मैं बार बार कहता हूं, उस आर्ट को समझो। इसमें दिया दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज, इतना इतना लिख लो, पहले अपने दिमाग में लिख लो। जिसपे चार्ज है कितना, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है क्यू हर एक पर, आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0, डी 0, माइनस डी। चलो जी, अब बना लेते हैं जरा। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, इसको थोड़ा सा घुमा लो और इधर ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको भी थोड़ा घुमा लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक बच्चों, अब यहां से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ठीक है, अब दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज दिए हैं जिनका चार्ज है क्यू, और रखे कहां कहां, 0, डी 0, माइनस डी है। 0, डी कहां पड़ेगा, वाई एक्सिस पे, ये पड़ा मान लीजिए 0, डी। अब 0, माइनस डी पड़ेगा यहां नीचे, 0, माइनस डी यहां पड़ा नीचे, और यहां पे दो चार्ज रखे हैं, एक है कैपिटल क्यू और दूसरा भी कैपिटल क्यू। ठीक है, एक चार्ज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब यहां पे वाई, ये तो हो गया, यहां तक की लाइन का हमने ड्रॉ कर लिया, यहां तक चेक कर लो एक बार। फिर आगे पढ़ो, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज माइनस क्यू। एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज है माइनस क्यू एंड मास एम रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट डी, 0। मान लीजिए ये है एक चार्ज पार्टिकल जिसको डी, 0 से हम रेस्ट से छोड़ देते हैं। इसका मास m है और चार्ज इस पे माइनस क्यू तो चार्ज है इस पे और मास इसका m है। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया यहां से। तो पहले शुरुआत में ये रेस्ट में था, और जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये ना इस तरफ भागेगा। है कैसे, कैसे सोच लेते हो सर आप ऐसे? अरे भाई, तुम भी सोच लोगे। चलो पहले देखो कैसे। एक बात बताओ, ये माइनस का क्यू चार्ज और इस प्लस क्यू के बीच में अट्रैक्शन होगा यहां से इस डायरेक्शन में, ऐसे ही इस प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में अट्रैक्शन होगा इस डायरेक्शन में। ये अट्रैक्टिव फोर्स जो लगेगा, डी डिस्टेंस है ये वाली, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, क्योंकि ये 0, डी है तो ये डी डिस्टेंस हो गई, ये 0, माइनस डी, ये भी डी डिस्टेंस है, ये 0, डी तो ये भी डी डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगेगा, ये प्लस क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा माइनस क्यू को, और ये प्लस क्यू अब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा माइनस क्यू को। ठीक है, क्या ये फोर्स निकाल सकते हैं हम इस पॉइंट पर? हाँ बिल्कुल निकाल सकते। कितना, के Q1 इंटू Q2, इस पे चार्ज इस पे चार्ज, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और बटे में इनके बीच का ये गैप। अब ये डी है, ये डी है, तो पाइथागोरस से निकाल लो, ये होगा अंडर रूट 2D। तो ये आ गया रूट 2D का बच्चों होल स्क्वायर। ये आ गया सॉल्व करके के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में 2D स्क्वायर। इतना सोच लो। फिर इसके बाद ये वाला जो f होगा, ये भी सेम क्यों लिया मैंने, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम आएगी। देख लो फिर से इसकी भी, ये भी यही आएगा, q k q कैपिटल q स्मॉल q, और इनके बीच का भी गैप यही है अंडर रूट 2D। तो सेम गैप है, तो सेम फोर्स लग रहा है इधर इधर। अगर मैं इसको थीटा मान लूं एंगल,
इसको भी थीटा मान लूं, तो क्या इस एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे? एक इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा, एक नीचे हो जाएगा, ये इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, गलती मत कर देना। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, इस वाले वेक्टर के दो, एक इधर एक इधर। इधर कितना होगा? ये होगा एफ कॉस थीटा, थीटा के नीचे वाला हमेशा कॉस होता है। ऐसे ही इस वेक्टर के जो ये वेक्टर है, इसके भी दो कंपोनेंट कर दो। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देता हूं। इसके कंपोनेंट एक इधर हो गया एफ साइन थीटा, एक कंपोनेंट इधर हो गया एफ कॉस थीटा। ऐसे ही इस वाले वेक्टर के भी दो होंगे, एक इधर एफ साइन थीटा और इधर हो गया एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा पहले से था, यहां एक और आ गया एफ कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहां पे जो है वो दो हो जाएंगे फोर्स। ये एफ साइन थीटा तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा इस पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स, वो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे लगने वाला, अगर मैं डायग्राम दोबारा बनाऊं तो इस पॉइंट पे लगने वाला इधर नेट फोर्स कितना आ रहा है? एफ कोस थीटा, तो 2f कोस थीटा। बाकी कोई फोर्स नहीं है इस पे, यही लग रहा है। ये चार्ज यहां है, ये चार्ज यहां है, ये प्लस का Q, ये भी प्लस का Q और ये माइनस का Q, इधर खींच रहे हैं ये दोनों मिलकर इसको, ये प्लस के Q इसको इधर खींचे, तो ये चार्ज यहां से ऐसे भागेगा, इस तरह से चलेगा। हमें क्या करना था? डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज, कर दिया हमने। इस चार्ज का मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और वो इस तरह से चलेगा। तो अगर इसका मोशन, क्योंकि इस पे नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका जो मोशन होगा, मोशन ऑफ द माइनस Q इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इस चार्ज का जो मोशन होगा वो माइनस Q का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब ये चार्ज इस तरफ भागेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इस तरह से। क्यों? क्योंकि इस पे नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। बस यही पूछा था कि पार्टिकल के, चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्कस करो कैसा होगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सीधा चला जाएगा, और जैसे जैसे ये फोर्स लगेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जब ये यहां पहुंचेगा तो उस टाइम पे इसके पास सबसे ज्यादा स्पीड होगी, मैक्सिमम। फिर जब ये यहां से आगे निकल जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, तो अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ऐसे इधर और इधर F लगेगा, इधर F लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट फिर से इसी डायरेक्शन में आएगा, 2f cos थीटा, फिर से इसी तरीके से आएगा। तो देखो कैसा कैसा मोशन हो रहा है। पार्टिकल, ये दो चार्ज यहां रखे हैं, ये पार्टिकल यहां रखा था, ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है इस पे लगातार लगा हुआ है, 2f cos थीटा। सेंटर पे आते ही ये फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे जब ये होगा तो ये इसको ऊपर अपनी तरफ खींच रहा होगा, प्लस का Q चार्ज माइनस को, और ये नीचे खींच रहा होगा, दोनों पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो सेंटर पे आते ही इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इस पार्टिकल पे। तो सेंटर पे आते ही इस पे नेट फोर्स जीरो होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि ये फिर बस इसमें वेलोसिटी होगी, फोर्स जीरो होगा। अब ये जैसे ही आगे निकलेगा वेलोसिटी की वजह, क्योंकि वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो चुकी है, तो जब ये आगे निकलेगा अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का Q चार्ज, ये खुद माइनस का Q चार्ज है, प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। पर इसकी वेलोसिटी की वजह से ये आगे तक पहुंचेगा। तो देखो चार्ज कैसे चल रहा है, पहले यहां रेस्ट से चला, रेस्ट से चल के यहाँ धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, यहां तक पहुंचा, स्पीड हो गई मैक्सिमम। फिर इसके बाद जैसे ही इस पॉइंट से आगे निकला, अब इस पे इस तरफ फोर्स हो गया, नेट फोर्स। अब वही नेट फोर्स जो पहले इस डायरेक्शन में था, अब वो इस डायरेक्शन में लगने लगा, 2f cos थीटा। तो अब लेकिन स्पीड तो इसके पास है, चलेगा तो ये इधर ही, अपनी स्पीड की वजह से इधर ही जा रहा है, लेकिन नेट फोर्स इधर होने की वजह से लगातार उसकी स्पीड कम होती जा रही है। सोचो, पहले इसकी स्पीड बढ़ रही थी, ये रेस्ट में था, यहाँ स्पीड इसकी जीरो थी, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ के यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ तक इसकी स्पीड मैक्सिमम हो गई। इसके बाद जैसे ही ये इसने ओरिजिन को पास किया, उसके बाद इस तरफ फोर्स लगने लगेगा, ये लगने लगा 2f cos थीटा, 2f
cos थीटा इस तरफ लगने लगा, उससे क्या होगा, इसकी स्पीड जो ये मैक्सिमम स्पीड थी सेंटर पे, ये धीरे धीरे कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगेगी, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है अभी इस डायरेक्शन में, जो नेट फोर्स लग रहा है रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स लगने की वजह से इसकी स्पीड धीरे धीरे कम 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 कम, यहां तक जाते जाते स्पीड वापस जीरो हो गई। तो देखो पार्टिकल फिर जीरो होते पार्टिकल फिर वापस मुड़ेगा, क्योंकि 2f cos थीटा तो इस पे सेंटर की तरफ लगा हुआ है। तो किसी पार्टिकल पे अगर सेंटर की तरफ लगातार एक फोर्स लगता रहता है तो उस फोर्स को कहते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। तो उसकी वजह से ये पहले इधर जाया गया, इधर से इधर आया, मैक्सिमम स्पीड हुई, फिर इधर गया, स्पीड धीरे धीरे कम 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 जीरो हुई, फिर वापस यहां से पलटी मारी इसने, पलटी मार के ये फिर वापस जा रहा है, फिर से इसकी स्पीड बढ़ रही है, सेंटर पे जाके फिर से इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, पर अब इस डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में पहुंचते ही जैसे ये आगे निकलेगा, फिर से इस पे सेंटर की तरफ इधर फोर्स लगेगा, रिटार्डेशन लगना शुरू हो जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, फिर जीरो होगी, फिर वापस मुड़ेगा वहां से, फिर इधर चल पड़ेगा, फिर वापस मुड़ेगा, इधर चल पड़ेगा, फिर वापस मुड़ेगा इधर। लगातार पार्टिकल इस तरह से चलता रहेगा। क्या ये पार्टिकल लगातार अपने मोशन को रिपीट कर रहा है? रिपीटेड मोशन है। ऐसे रिपीटेड मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं, रिपीटेड मोशन भी कह सकते हैं, एसएचएम भी कह सकते हैं। एसएचएम की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो पूरा डिस्कस कर लिया हमने कि आखिरकार ये पार्टिकल किस तरह से मेरे बच्चों चलेगा, किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो ये फुल डिस्कशन हमने कर लिया इस पे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मैंने कहा था कि अगर आप बहुत ध्यान से करोगे तो सारे सवालों में मजा आ जाएगा आपको। इसी टाइप के सवाल मैं लेके आता हूं। ए स्मॉल बॉल, पॉज करो वीडियो, अपने आप से ट्राई करो। कर लिए? चलो अब मैं कराता हूं। ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m हैविंग चार्ज स्मॉल q इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग। अच्छा एक और काम किया करो, ये नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन को वीडियो को देखने बैठे कि सर ने कहा कि देख लो तो देख ली। कॉपी किताब लेके बैठो, फॉर्मूले जो याद ना हो किताब में से देखो, अपने जो इंस्टीट्यूट में आपको नोट्स लिखवाए हुए हैं उसमें से देखो, फॉर्मूले भी देखो साथ में, और साथ में उसको सॉल्व करो भाई। पहले तुम सॉल्व करो फिर मैं करूंगा, ठीक है? तुम नहीं कहता, आप सॉल्व करो पहले फिर मैं करूंगा, ठीक है? कभी बुरा मान जाओ आप और डिसलाइक कर दो मेरी वीडियो को। चलो अब यहां से ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m हैविंग चार्ज स्मॉल q इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, अनदर आइडेंटिकल बॉल हैविंग द सेम चार्ज इज केप्ट एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। Determine the minimum horizontal velocity which should be imparted to ball at lowest point so that it can make complete revolution. Very good. Circular motion का सवाल है। एक small ball m having charge q is suspended by a string. मान लीजिए एक रस्सी बंधी है O पॉइंट से और यहाँ पे एक चार्ज लगाया गया है, ठीक है? इस पे चार्ज है Q और इसका मास है m। देखो पहली लाइन मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं, लाइन बाय लाइन। सस्पेंडेड बाय ये स्ट्रिंग, रस्सी से बंधी है, लेंथ इसकी L, ताकि पूरा आइडिया ये लग जाए कि क्या क्या दिया है। फिर इसने कहा अनदर आइडेंटिकल बॉल हैविंग द सेम चार्ज इज केप्ट एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जहां से हमने इसको लटकाया है, जहां से इसको बांधा है रस्सी को, यहां पे भी सेम चार्ज यही रखा है, यही चार्ज रखा है, सेम इतना ही चार्ज। तो ये चार्ज कितना है बच्चों? स्मॉल q, ठीक है? अब यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे इसको रखा हुआ है। डिटरमाइन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये बताओ कि इसको मिनिमम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें। इट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच शुड बी इम्पार्टेड टू बॉल एट लोवेस्ट पॉइंट सो दैट इट कैन मेक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जब ये बॉल यहाँ पे हैंगिंग है तो इस पॉइंट पर इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि ये अपना सर्कल पूरा कर ले, ऐसे पूरा कर ले। तो ये कंडीशन आपको ना बच्चों थोड़ा सर्कुलर मोशन याद करना पड़ेगा। पहले मैं थोड़ा याद दिला देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक रस्सी बंधी है और उसमें बॉल आपने लगा रखी है m मास की।
तो हम यहां पे इसको मिनिमम वेलोसिटी देंगे तो ये सर्किल को पूरा करेगा। इतनी कम से कम देनी पड़ेगी कि सर्किल को पूरा कर ले। अब कोई भी बॉल सर्किल को पूरा करने के लिए कंडीशन होती है कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते भी उसमें वेलोसिटी खत्म ना हो। नहीं, यही गलत है। बस वेलोसिटी तो खत्म भी, मतलब वेलोसिटी तो खत्म होनी ही नहीं चाहिए, पर मेन चीज है उसमें टेंशन खत्म ना हो, रस्सी में टेंशन। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर रस्सी में टेंशन 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रस्सी में टेंशन 0 हो जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां तक तो आधा सर्किल कंप्लीट हो चुका। स्पीड इसके पास अभी बची हुई होगी, तो उसकी वजह से आधा, फिर अब तो नीचे आना है, ऊपर तो जाना नहीं है, नीचे आना है। अब ये स्पीड से अब तो ये नीचे आ ही जाएगा, तो ये सर्किल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये कंडीशन होती है बच्चों सर्कुलर मोशन में। आपके याद होगा कि जब भी आप लोवेस्ट पॉइंट पे इसको स्पीड देंगे तो जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, रस्सी में टेंशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर रस्सी की टेंशन मान लो यहीं पे खत्म हो जाती, ये टेंशन यहीं पे खत्म हो जाती 0, तो स्पीड भले ही होती इसके पास, लेकिन टेंशन हो गई खत्म, तो ये सर्किल को छोड़ के इस तरह गिर जाता, फिर ये सर्किल को छोड़ के इस तरह गिर जाता और बस हो जाता काम खराब। सर्किल तो छोड़ दिया ना उसने, सर्किल को छोड़ दिया, तो सर्किल को छोड़ दिया तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। हमें चाहिए कि कम से कम इतनी स्पीड दें कि वो सर्किल को ना छोड़े। तो ये जो टेंशन है ये 0 नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट से पहले 0 नहीं होनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे ये 0 हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये घूम ही जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे जब हम इसको स्पीड देंगे तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो टेंशन है वो 0 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट से पहले टेंशन 0 ना हो जाए, वरना ये सर्किल कंप्लीट नहीं हो। तो सर्किल कंप्लीट करने के लिए बच्चों ये कंडीशन लग गई। अब मैं ना अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं, इतना तो समझ में आ गया ना, इन्हें हटाता हूं, अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमें टेंशन को 0 करना है, उससे पहले 0 ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना है। चलो, तो यहां से बच्चा पार्टी हम बनाने जा रहे हैं एक सर्किल, ठीक है। और अब कर रहे हैं इस पे, ये हो गया सेंटर, ये हो गया यहाँ पे ये चार्ज जिसमें मास m है और चार्ज इसका q है। q चार्ज दे रखा था ना, एक चार्ज यहां रखा है सेंटर पे q, ठीक। अब आप इसे कितनी स्पीड देंगे मिनिमम, ताकि ये यहां तक पहुंच जाए। तो जब ये यहां पहुंचेगी ये रस्सी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगी। अगर हाईएस्ट पॉइंट तक टेंशन 0 हो गई फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर तो सर्किल कंप्लीट हो ही जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट से पहले टेंशन 0 ना हो जाए रस्सी में, फिर नहीं तो वो सर्किल को छोड़ देगा। तो अब यहां से हमने इसको स्पीड दी, मान लीजिए v यहां पे, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते ये स्पीड रह गई v0। हाईएस्ट पॉइंट तक स्पीड खत्म नहीं होगी, ये सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं हम ये बातें, ठीक है। तो अब यहां से सोचो, ये L लेंथ है, हम यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं। एक तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे कौन कौन से फोर्स हैं, ये बनाया मैंने यहाँ। तो एक तो सर नीचे की तरफ टेंशन जो कि 0 हो चुकी है, हमने ये मान लिया कि टेंशन 0 हो गई, सर्किल जस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पे नीचे की तरफ वेट इसका mg, बिल्कुल ठीक है। और इस प्लस q और ये भी तो q है चार्ज, इनके बीच में लगने वाला रिपल्शन, ऊपर की तरफ रिपल्शन लग रहा होगा f, तो ये f हो गया भाई साहब। इस f की वैल्यू कितनी होगी, तो k q इंटू q, q1 q2 और बटे में r स्क्वायर, इनके बीच का गैप r हो गया, इनके रेडियस को l है, l ले लो तो l स्क्वायर, ये आ गया भाई साहब। अब एक बात बताओ, यहां पे इसके पास स्पीड है, स्पीड कोई फोर्स नहीं है, फोर्स लगा दिए मैंने, स्पीड को बस दिखा दिया कि स्पीड है मान लीजिए v0, ठीक है।
अब ये सर्किल में घूम रहा है तो सर्किल में सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या कोई भी एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे याद करो। तो AC को निकालने के लिए हम करते थे, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, तो नीचे वाला फोर्स तो हो गया mg माइनस ऊपर वाला फोर्स हो गया F और बटे में इसका मास m। AC की वैल्यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था v नॉट स्क्वायर बटे में L। याद करो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था v स्क्वायर बटे r। तो यहाँ पे v स्पीड कितनी है इसकी v नॉट, तो v नॉट रख दिया मैंने, और रेडियस कितनी है r मतलब L, तो L रख दिया मैंने यहाँ पे, और इधर बन गया mg और माइनस में F और बटे में m। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, m v नॉट स्क्वायर बटे में L बराबर mg माइनस F माइनस में F। इसे सॉल्व कर लो यहां से। अब एक बात सोचो, क्या यहां से F की वैल्यू रख के हम, चलो इसे इक्वेशन को ही छोड़ दो, फिर इसमें से जो जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेंगे। हमें क्या चाहिए था, क्या कैलकुलेट करना था हमें, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है लोवेस्ट पॉइंट पे, ये वाली। चलो ठीक है, तो शायद वी नोट की जरूरत पड़ेगी हमको, उठा के रख लेंगे एफ। या एक काम करो, चलो निकाल लो यहां से वी नोट की वैल्यू निकालो, इसकी मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये m बटे में ही चला जाएगा। इसे करने की, ऐसे करने की जरूरत नहीं, इसको यहां से ऐसे करने की जरूरत नहीं। ये L है, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन गया वी नॉट का स्क्वायर बराबर L इंटू एम जी माइनस एफ। एफ की वैल्यू रख दो बच्चों, वो है k क्यू स्क्वायर बटे में L स्क्वायर और बटे में m। m इसके बटे में आ गया, वी नॉट की वैल्यू आ गई अंडर रूट में, ये m इसके बटे में चला गया तो L, m इसके बटे में गया, ये m से m कट गया और एक m यहाँ आ जाएगा। L के अंदर मल्टीप्लाई, पहले कंफ्यूज हो जाओगे आप, पूरा करके दिखा देता हूँ। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, m g l माइनस फिर इसकी इसके साथ, तो k क्यू स्क्वायर बटे में L स्क्वायर के साथ L से मल्टीप्लाई करेंगे, एक L कट जाएगा और बटे में m। m को दोनों के नीचे अलग अलग ले जाओ, इसके भी और इसके भी। अब सही है, ये कट गया इससे, तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आई है, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, GL और माइनस में k क्यू स्क्वायर बटे में m इंटू एल। ये देखो यही आ रही है, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई अंडर रूट में GL माइनस k क्यू स्क्वायर बटे में ml। लो, हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड चाहिए निकल आई। ठीक है, अब लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड होगी उसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या है, या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सीधे लग जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ECL, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जहां से ये पार्टिकल चला था वहां की टोटल एनर्जी K1 प्लस U1 है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, जहां से ये पार्टिकल चला वहां की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर लो उसको, और जहां ये ऊपर पहुंचा वहां की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी K2 प्लस U2 वो दोनों बराबर होंगे, तो K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। K1 बोलो, जब ये यहां से चला था उस टाइम पे इसके पास स्पीड थी v, तो K1 हो गया हाफ m v स्क्वायर। U1 जब ये यहां से चला तो यहीं की, इसको लेवल मान लेते हैं, U को तो कहीं पे भी जीरो माना जा सकता है, तो U1 को जीरो ले लो, तो U1 हो गया जीरो। K2 जब ये ऊपर पहुंचा तो हाफ m, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या मानी थी हमने, v नॉट, तो v नॉट का स्क्वायर, और प्लस U2 जब ये ऊपर पहुंचा तो कितनी हाइट देखो ऊपर कवर कर ली इसने, यहां से L तो ये है, L और ऊपर तो 2L, तो mgh, तो mgh हाइट कितनी हो गई टोटल 2L। लो जी, ये आ गया। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, m तो कैंसिल हो जाएगा, देखो कॉमन आके 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा v स्क्वायर, ये बना v नॉट का स्क्वायर, इसे 2 से मल्टीप्लाई करी थी, 2 पहले से भी है तो 4gl आ गया ये,
अब वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू देखो ये रही, यहीं से लिख दूं ये रही। तो ये कितनी थी वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू, जी एल और माइनस में के क्यू स्क्वायर बटे में एम एल और प्लस में 4GL। अब GL और 4GL दोनों मिलकर कितने हो गए बच्चा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, तो ये V स्क्वायर GL और 4GL हो गए 5GL, 5GL और माइनस में के क्यू स्क्वायर बटे में ML। तो V की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, आंसर आ चुका है 5GL माइनस में के क्यू स्क्वायर बटे में M इंटू L। यही हमारा आंसर है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मजा आ गया क्वेश्चन करके आपको, मैं तो करता रहता हूं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको भी मजा आ गया होगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे सब, सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट, इसका भी कंसेप्ट, यार क्या बचेगा, सारे सवाल ऐसे कराऊंगा आपको बढ़िया। ऐसे मत समझना ये एडवांस वाले क्वेश्चन है, कभी ये समझ के बैठ जाओ सर तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन करा दें, नहीं भाई, जेई मेंस और नीट लेवल, ठीक है वही है, बस हाँ इन्हीं में से निकाल के चीजें पूछी जाती है, वहां इतना सॉल्व करने के लिए नहीं आता। जैसा नीट का आजकल पेपर आ रहा आसान, ठीक है, तो वहां सॉल्व करने के लिए इतना सब कुछ नहीं आता, बस ये है कि इन्हीं में से निकाल के चीजों को पूछा जाता है, इन्हीं में से निकालो और कर दो। जब आपको ऐसे कंसेप्ट की आदत पड़ेगी ना, तो वो निकालना, उसको समझना, वो सब आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं, टेंशन नहीं लेनी, करते जाना है बस। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं बच्चा। 27 में क्या बोला इसने, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए जरा सॉल्यूशन। ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, a block of mass 80 gram and having charge stays in equilibrium on surface at distance 3 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between the surface and the block is mu equals to 4. Find the range within which the charge on the block may lie. Okay, क्या दिया है जरा समझो। A particle having a charge 10 माइक्रोकूलम इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना ली हमने, ठीक है, यहां पे एक पार्टिकल है, चलो ये रहा, ठीक है, ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे भी बना सकते थे, कैसे बना लो यार, पार्टिकल है, कितना चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, ओके, इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिक्स है, अपनी जगह बदल नहीं सकता, ओके, ब्लॉक ऑफ मास 80 ग्राम and having charge stays in equilibrium on the surface at distance 3 सेंटीमीटर from the first charge। पहले चार्ज से 3 सेंटीमीटर दूर एक ब्लॉक रखा है, लो ये रखा, एक ब्लॉक रखा है 3 सेंटीमीटर दूर, ठीक है ये रहा, इस ब्लॉक का मास 80 ग्राम है, ठीक है, और इस पे जो चार्ज है पता नहीं क्या है, मान लिया क्यू ले लिया हमने, चलो ठीक है, हैविंग चार्ज, कुछ चार्ज है ये नहीं दिया कितना है, चलो ठीक है आगे बढ़ो, 3 सेंटीमीटर पे ये है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इनके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू बराबर 0.5 है। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑन द ब्लॉक में लाई। ठीक है ठीक है ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास हैविंग चार्ज स्टे इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहे तो इस पे चार्ज की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, किससे किसके बीच में हो सकती है। एक बात सोचो, इस पे तो भाई साहब प्लस चार्ज है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम, इस पे अगर चार्ज प्लस हुआ, हमने मान लिया इस पे चार्ज प्लस है, प्लस का क्यू, ठीक, तो प्लस और प्लस के बीच में क्या बनेगा, रिपल्शन,
मतलब ये इसको इधर धकेलेगा, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं ये चल पड़ेगा आगे, हम ये चाहते हैं ना चले, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ऐसा तो सर तभी हो सकता है जब इसको ये चार्ज आगे धकेलेगा लेकिन इसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा जो इसको रोकेगा। अगर ये फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो फिर तो ये चल पड़ेगा, हम चाहते हैं ना चले। तो इसका मतलब ये फोर्स जो इसको आगे धकेल रहा है वो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम रहना चाहिए। तो मतलब ये जो फोर्स है एफ राइट साइड में, इसकी वैल्यू कम है एफ मैक्स से, ऐसा सोचो। तो एफ की वैल्यू जो ये इन दोनों के बीच में रिपल्शन है ये इससे कम रहना चाहिए, ठीक है। तो एफ की वैल्यू तो होगी कितनी, तो एफ की वैल्यू होगी इन दोनों के बीच का रिपल्शन। तो चार्ज के Q1 इंटू Q2, Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2, Q2 है Q और बटे में R², इनके बीच का गैप 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को लिख लो 0.03 मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, उसका स्क्वायर, और लेस देन एफ मैक्स। एफ मैक्स की वैल्यू रखोगे तो फॉर्मूला होता है म्यू इंटू में एन। एन क्या है, नीचे की तरफ इसका वेट mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, k की वैल्यू रख लो 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ ये 10 की पावर -5 बच गया, इंटू में q बटे में 0.03, इसको लिख लो 3 इंटू 10 की पावर -4, चेक करो, लेस देन म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी, n कितना हो गया mg के बराबर है, ऊपर नीचे बैलेंस कर लिया, n ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे mg, ये दोनों हो गए आपस में बराबर। mg की वैल्यू रख लो, m कितना है 80 ग्राम, तो 80 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम में चेंज कर लिया, इंटू g की वैल्यू में 10 ले रहा हूं। तो ये आ गया सॉल्व करके 0.8, n की वैल्यू आ गई 0.8। सॉल्व करके देख लो, यहाँ 0.8 बैठ रहा, क्योंकि ये 3 0 2 0 तो कट जाएंगी, फिर ये 0.8 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक ये आ रहा है भाई साहब। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई, कुछ कट रहा है 3 से इसको काट दो, 9 को 10 की पावर -4 से ये कटेगी, -1 बचेगी, 8 बच जाएगी, यहाँ ऊपर बच गई 10 की पावर, यहाँ -1 बच रही थी, 9 में से -1 गया तो 8, इंटू में q लेस देन ये बचा कितना 5 इंटू 8, 0.5, तो ये आ गया 0.40, देख लो चेक कर लो, ठीक है। अब ये चला जाएगा बटे में, तो q लेस देन ये बटे में चला गया 0.40 और बटे में 10 की पावर 8, ऊपर जाके क्या हो गई q लेस देन और इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। इसका मतलब इस पे जो चार्ज है बच्चों, इस पे जो चार्ज है पार्टिकल पे, वो इससे कम रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा चार्ज कर दिया आपने तो ये पार्टिकल इधर भाग लेगा, हम चाहते हैं ना चले, तो आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स को हमने बैलेंस करा दिया। तो ये चार्ज हमेशा क्या रहना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए। अच्छा एक और बात, अभी रेंज पूरी नहीं निकली, और सोचो क्या हो सकता है इसमें। और हो सकता है सर कि ये प्लस था तो रिपेल कर रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये चार्ज प्लस की जगह माइनस होता। बिल्कुल, सोचो अब जरा आगे, चलो बढ़ते हैं, मैं दोबारा बना रहा हूं फिगर। ये रहा वो फिक्स चार्ज, 10 की पावर कितना था यार, वही चीज दोबारा बनानी पड़ेगी। कितना था ये चार्ज, 10 माइक्रोकूलम, और ये 80 ग्राम, चलो 3 सेंटीमीटर। तो ये अटक गया क्या, हाँ हो गया, 10 माइक्रोकूलम ये चार्ज था प्लस, ये ब्लॉक इनके बीच का गैप 3 सेंटीमीटर, ये वाला चार्ज तो फिक्स है अपनी जगह से, हिल नहीं सकता, ये हिल सकता है, इसमें 80 ग्राम का मास है। हो सकता है इस पे चार्ज माइनस में हो, मैंने मान लिया इस पे चार्ज है -q, ठीक है। अगर माइनस होगा तो क्या ये इसको अपनी तरफ खींचेगा,
एफ फोर्स से बिल्कुल खींचेगा। जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ, ये लग गया जी फ्रिक्शन, एफ मैक्स। हम ये चाहते हैं कि ये जो फोर्स है ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ये आगे ना बढ़ पाए। जब ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये आगे ना बढ़ पाए। आगे ना बढ़ पाए मतलब खींचने वाला फोर्स जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन वाला फोर्स और पीछे वाला फ्रिक्शन दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, इक्विलिब्रियम में रहेगा फिर तो। लेकिन अगर ये ज्यादा हुआ तो ये आगे खींच लेगा, वो नहीं चाहते हम इसको सिर्फ उतना चार्ज दिए हैं, उतना चार्ज हमने इसको दिया है ताकि ये इससे आगे ना बढ़ पाए। तो ठीक है, तो इस बार फिर से वही इसी तरीके से करेंगे कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो एफ है, वो एफ मैक्स से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस बार जैसे वहां पे था, देखो ये माइनस में एफ मैक्स से कम था ना, मतलब आगे का जो फोर्स था वो पीछे फ्रिक्शन से कम था। ऐसे इसमें करना पड़ेगा कि ये वाला जो फोर्स है ये एफ मैक्स से कम हो, बराबर हो तो भी चलेगा। ठीक, क्या सेम वही सिचुएशन है, बस इस बार फ्रिक्शन इस तरफ है तो क्यू की वैल्यू वही आएगी इस बार भी, पर इस बार माइनस में आएगी। क्यू की वैल्यू क्या आई थी, क्यू की वैल्यू क्या आई थी, क्या आई थी क्यू की वैल्यू, नीचे करके देख लेते हैं, 0.4 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। तो क्यू की वैल्यू जो आई थी ये अब भी वही आएगी लेकिन माइनस में आएगी, 0.8 इंटू 10 की पावर 0.8 नहीं था, 0.4 था शायद, 0.4 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। तो ये भाई साहब ये आ गया 0.4 है, ये इसे हटाओ, लेकिन माइनस में होगा तो माइनस में 0.4 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इससे कम ही होना चाहिए, -4 तक चलेगा, इससे ज्यादा कर लो मतलब माइनस में, मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ना चाहिए, मैग्नीट्यूड कम रहना चाहिए इससे। मैग्नीट्यूड अगर इससे ज्यादा बढ़ा दे, आप सीधे सीधे रेंज ऐसे लिख लो, क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना चाहिए 0.4 इंटू 10 की पावर -8 कूलम से। यही इसकी रेंज है, क्यू का मैग्नीट्यूड, यही इसकी रेंज हो गई बच्चों। ठीक है, आंसर दोनों बार में सेम है, लेकिन समझना जरूरी है कि एक केस और भी बन रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है, क्या कहा है, समझते हैं जरा इसको। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है इसमें, सॉल्यूशन निकालते हैं। Two particles each having a charge capital Q are fixed at y is equal to d/2 and y is equal to -d/2. And where should a particle of charge small q placed on x-axis from the origin so that it experience maximum force and what is equal to। इस तरीके का हमने सवाल किया है, पर यह सवाल थोड़ा अलग है। ये हो गया मान लीजिए हमारे पास y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, यहां पे एक चार्ज है कैपिटल Q जो d/2 डिस्टेंस पे रखा है y इज इक्वल टू, तो ये डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक की ये d/2, ये वाली डिस्टेंस d/2। ठीक है, d/2 पे नीचे एक और ये ऐसा ही चार्ज रखा है कैपिटल Q, फिर वही डिस्टेंस है d/2। ठीक है, -d/2 नीचे होगा ना तो वो माइनस में है, वो है डिस्टेंस d/2। अब एक चार्ज है स्मॉल q, x एक्सिस पे उसको कहां रखें, मान लो मैंने यहाँ x डिस्टेंस पे रख दिया इसको, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x है, कहां रखें ताकि इस पे मैक्सिमम फोर्स लगे। पहली बात, इस पे फोर्स लग क्यों रहा है, क्योंकि ये जो है इस पे इधर रिपल्शन लगाएगा F, ये वाला चार्ज भी इस पे इधर रिपल्शन लगाएगा F। क्या दोनों सेम है, हाँ, क्योंकि ये चार्ज सेम, डिस्टेंस ये चार्ज सेम और डिस्टेंस देखो सेम है, तो इसलिए दोनों फोर्स बराबर होंगे। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो आप। इधर भाई यार क्या है ये, इधर हो जाएगा F cos थीटा
इसका कॉम्पोनेंट, इस वाले वेक्टर का एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया और एक इधर आ गया एफ साइन थीटा। ठीक बच्चों, ऐसे ही इस वाले वेक्टर का कॉम्पोनेंट एक इधर जाएगा एक नीचे आएगा, तो एक नीचे आ गया एफ साइन थीटा और इधर आ गया एफ कॉस थीटा। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो ऐड हो जाएंगे, 2 एफ कॉस थीटा। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, दो वेक्टर? तो इस पे जो नेट फोर्स आया इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स एफ नेट, नेट फोर्स कितना आ गया 2 एफ कॉस थीटा। इस पार्टिकल पे ये चार्ज, मतलब इस चार्ज पे ये फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। अब हमें पता करना है कि ये जो नेट फोर्स लग रहा है एफ नेट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी बच्चों, ये हमें पता लगाना है। कहां पे मतलब हम इसे अलग अलग जगह रख सकते हैं, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो कहां पे ये फोर्स सबसे ज्यादा होगा ये पता करना है। कर देंगे यार, हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत होशियार हैं। चलो ये कर रहे हैं, नेट फोर्स ये आया है, जरा इसकी वैल्यू निकाल ली जाए। एफ नेट, एफ कह रहा हूं बस मैं इसको, खाली एफ डैश कह रहा हूं, एफ तो उसको भी कह रखा था। तो ये बन गया 2 एफ कॉस थीटा। जरा इसकी वैल्यू चेक करो, 2 एफ की वैल्यू, इन दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्शन, ये दो चार्ज हैं देखो यहाँ, ये दो चार्ज, इन दोनों के बीच में रिपल्शन, ये एफ है। तो ये d/2 है, ये x है, तो ये कितनी हो गई अंडर रूट में d/2 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया मैंने, और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई एफ की वैल्यू क्या आएगी, k q1 इंटू q2, q कितना है कैपिटल Q, q2 कितना है स्मॉल q, और बटे में इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई d/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हटा दो तो स्क्वायर आ गया बस, ये इनटू में एफ आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू, अगर ये थीटा है तो ये सामने वाला ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, कॉस थीटा निकाल सकते हो, बेस बटे में हाइपोटेनियस। तो ये आ गया एक्स बटे में हाइपोटेनियस आ गई d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गई। अगर ये देखें तो ये पावर 1 है इसकी, d/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और ये d/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, टोटल कितनी हो गई, तो ये आ गई 2k कैपिटल Q स्मॉल q x, और बटे में d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर पूरे की 3/2 हो गई। भाई 1 पावर ये रही और 1/2 पावर अंडर रूट ये लगा हुआ है, तो ये टोटल 3/2 हो गई बच्चों। अब यहां से ये एफ डैश आ गया, एफ डैश आ गया। अब ये फोर्स मैक्सिमम कहां होगा ये कैसे पता लगेगा, अब थोड़ा सा देखो मैथ्स की जरूरत पड़ेगी आपको। किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स, जैसे इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, एक्स के साथ बदल रहा है, देखो इसमें एक्स आ रहा है, तो ये जो बदल रहा है एक्स की ऐसी क्या वैल्यू है जब इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसे निकालने के लिए, या इस तरीके की कोई भी सिचुएशन बने, ऐसा नहीं बनेगी सिचुएशन आपके सामने बहुत बार, तो आप क्या करो उसका डिफरेंशियल कर दो और उसे 0 रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, इस एफ का डिफरेंशियल करेंगे, डी एफ डैश और बटे में डी एक्स, कर दिया डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल कैसे करते हैं, पहले नीचे वाली टर्म का अपॉन में है ना ये, तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, तो d/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 है, इसका स्क्वायर कर दो तो इसकी पावर तो 3/2 है, और उसका भी कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो मतलब 2 पावर और आ गई, तो 2 से 2 कट गया, नीचे तो पावर 3 रह गई। फिर ये जो टर्म है जो नीचे लिखी हुई है, इसे पहले से लिखते हैं d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर ये जो कांस्टेंट है इसे रखो बाहर, इसको यहां लिख लेता हूं 2k q स्मॉल q। चलो तो
पहले क्या करते हैं, जब अपोन में टर्म होती है तो पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म को जू का तू लिख दिया, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशियल। अब x की पावर 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 होगा, फिर माइनस लगाओ। अब x को जू का तू लिखो, ऊपर वाली टर्म को जू का तू लिखो, और इसका डिफरेंशियल जो नीचे वाली टर्म है इसका डिफरेंशियल। देखो अगर डिफरेंशियल नहीं आता कर नहीं पाओगे, इसको समझ नहीं आएगा। तो इसे पूरे को चेन रूल से कर लो, पूरे को x मान के, तो पावर सामने आ जाएगी 3/2 और डी स्क्वायर बटे 2, d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी ऊपर पावर कितनी रह जाएगी, पावर सामने आ गई और ऊपर एक पावर कम हो गई तो 1/2 रह गई। फिर जिसे आपने पूरे को x माना उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई, तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा, तो इसका डिफरेंशियल, इसका तो 0 हो जाएगा, d²/2 का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ऐसे करना है। देखो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये बाहर है, ये कांस्टेंट है, बाहर है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशियल, इसका मुश्किल है बच्चों, जो नीट वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इसमें परेशानी आएगी। ये df'/dx, इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या बचा, d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बची, फिर 1 इंटू में होके यही बची, माइनस ये x, ये अंदर बच रहा है x, तो यहां ये x, ये रहा x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट चुका था, अंदर बचा ये d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पूरे की पावर 1/2 बटे में d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे की पावर 3, 1/2 पावर से 1/2 2 कट गया था तो ये 3 आ गई। अब यहां से आपको क्या करना, पहला स्टेप डिफरेंशियल कर दो, मैक्सिमम निकालना ना फोर्स को, और डिफरेंशियल करने के बाद उसे 0 रख दो। इसको पूरे को 0 रखने जा रहा हूं, बराबर 0 आ गया। तो अब ये वाली टर्म तो यहाँ 0 हो जाएगी, ये बचा d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 माइनस में, अब ये माइनस ना उधर चला जाएगा 0 से उधर, तो इक्वल से उधर जाके प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इनटू में d/2 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब सोचो जरा, 1/2 पावर से ये पावर कट जाएगी, कैसे, अरे अगर इधर भी वही टर्म है इधर भी वही टर्म है तो सेम पावर कट जाएगी ना। अब ये 3/2 पावर है, 3/2 पावर होती है 1.5 और उधर है 0.5, तो ये 0.5 कट जाएगी तो इधर पावर बचेगी सिर्फ 1, तो d/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर रह गई 1, बस 1 रह गई, इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, और ये हो गया गलत। कहाँ हो गया भाई ये गलत, पहले हमने नीचे वाले टर्म को रखा था, इसका स्क्वायर किया, बिल्कुल ठीक है, फिर नीचे वाले टर्म को जो तू x का डिफरेंशियल 1 हो गया, फिर यहां से माइनस लगाया, x को जो तू और इसका डिफरेंशियल पावर सामने आ गई और ऊपर, अच्छा ये 3 रह गए, यहाँ 3 रह गए, ये भाई साहब 3 रह गए हमारे, 3 भाई साहब रह गए, यहाँ 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अब ठीक है, अब इसे उधर ले जाओ तो ये आ चुका है इधर d/2 का स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर उधर जाके 2x स्क्वायर बचा, और ये 2 ये बन गया d स्क्वायर, या एक काम करो अंडर रूट कर दो दोनों तरफ का, अंडर रूट अगर कर दें तो इधर से तो ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में, इधर से तो पावर हट जाएगी, d/2 बचेगा, इधर से √2 और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट x हो जाएगा, ये बटे में चला गया तो x बराबर आ गया d/2 अंडर रूट 2। लो जी ये हमारा आंसर आ गया। ये वो x है, ये वो डिस्टेंस है जहां पर ये चार्ज, या ये कह लो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। कौन से चार्ज पर, जो ये चार्ज हमने यहाँ रखा था ये वाला, इस पे लगने वाला फोर्स, ये वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। तो x इज इक्वल टू कितना आया था,
x इज इक्वल टू डी बाई 2√2 पर ये फोर्स की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम होगी। जहां पे भी आपको यही मेथड लगाना है, जहां पे फोर्स को मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, डिफरेंशियल करो, जीरो रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा उसको हम चार्ज को कहां रखें ताकि उसका नेट फोर्स जो है मैक्सिमम आ जाए, उस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम आ जाए। खत्म हो गया भाई, मुश्किल था आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई साहब इस टॉपिक का। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ करने को मिलेगा आपको, करने को मिल ही रहा सर हमको तो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, खुद से ट्राई कर लो, कर लो। लो मैं हट जाता हूं, कर लो ट्राई। कर लिया? चलो अब देखो, ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक रिंग बनाते हैं, ठीक है, उसके रेडियस आर बनाते हैं, ठीक है, और उस पे पूरी पे चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ओके, उस पे चार्ज कितना फैला हुआ है? कैपिटल क्यू। ये लो, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, एकदम बराबर। ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर। सेंटर पे रखा है एक चार्ज क्यू नॉट और पूरे पे फैला हुआ है ये क्यू। यहां तक जो देते जा रहे हैं वो मैं पढ़ता जा रहा हूं और लिखता जा रहा हूं। फाइंड द टेंशन डेवलप्ड इन द रिंग। इस रिंग के अंदर टेंशन बताओ। पहली बात, इसके अंदर टेंशन होगी क्यों? होगी इसलिए क्योंकि ये जो सेंटर पे चार्ज रखा है ये इस रिंग पे फैले हुए सारे चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। ये अपने से इधर दूर भगा रहा होगा, इसको दूर भगा रहा होगा, अपने से दूर कर रहा होगा, ऐसे दूर भगा रहा होगा, इधर, इस तरफ, इस तरफ, इस तरह से ये लगातार इसको रिपेल कर रहा है, इस तरह से रिपेल कर रहा है। अब रिपेल करने की वजह से क्या होगा? इसके अंदर टेंशन आ जाएगी। रिपेल, जब कोई चीज वो सेंटर से उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, इसको, इनको पूरे के पूरे चार्ज को दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें टेंशन आ जाएगी। ये तो समझ में आ गया कि सर टेंशन क्यों आ रही है। चलो अब एक तो टेंशन बतानी है, फिर आगे का बाद में पढ़ेंगे, पहले टेंशन बताते हैं। फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन द रिंग। टेंशन कितनी डेवलप होगी ये बताते हैं। तो चलो अब टेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना है? हम एक काम करेंगे, इस पूरे रिंग की बात नहीं करेंगे, हम इस पे एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, यहां से लेके यहां तक। अब ये छोटा है सर, ये तो बहुत बड़ा है। ये तो आपको दिखाने के लिए बड़ा लिया है, ये साइज में बहुत छोटा है, आपको दिखाने का। अरे दिखाई नहीं देगा यार, ज्यादा छोटा ले लूंगा तो, समझो तो बात को, कुछ ज्यादा छोटा ले लूंगा दिखाई नहीं देगा, इस वजह से मैंने ऐसा लिया है। चलो तो ये वाला सेगमेंट हमने यहां से यहां तक सेलेक्ट किया है, ये वाला सेगमेंट, रिंग पे इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट कर लिया, रिंग का ये वाला पार्ट हमने ले लिया। अब इस पे कितना चार्ज होगा पहले तो ये देख लो। तो हमने मान लो, अगर इसको हम यहां से देखें, इतना हिस्सा हमने ले लिया रिंग का, पूरी रिंग नहीं ली, छोटा सा एक हिस्सा ले लिया इसका। अब अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो इसमें टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी टी, इधर होगी टी। टी तो हमेशा पता है ना आपको, पेयर में लगती है, दोनों तरफ होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, टेंशन की डायरेक्शन। अब यहां से अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए, ये वाला एंगल थीटा, इधर वाला एंगल थीटा, ठीक है, और इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, और इसको अगर बीच में से देखें यहां से, तो ये एंगल थीटा आएगा और ये थीटा आएगा। कैसे आएगा खुद सोच लेना। बताऊं क्या? सीरियसली, इसके परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर ये। अब इन दो लाइनों के बीच में अगर थीटा है तो इन दो लाइनों के बीच में भी थीटा होगा। बस दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है। पढ़ाते पढ़ाते पैर भी थक गए। अब यहां से टी, अब इस टी के दो कंपोनेंट करो, इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर जाएगा टी
इसका भी एक कंपोनेंट इधर टी कॉस थीटा। अब इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, ये लगेगा टी साइन थीटा। ठीक है, इसका भी नीचे की अंदर की तरफ लगेगा टी साइन थीटा, तो दोनों मिलके हो जाएगा 2t साइन थीटा। मतलब नीचे के सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 2t साइन थीटा, और ये कॉस थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसिल। अब एक बात सोचो, आपने ये थीटा लिया था, 2 थीटा लिया था, मान लो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा के सामने इसकी लेंथ ये कितनी होगी। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सर्किल में सेंटर पे एंगल थीटा होता है, रेडियस आर होती है, तो ये जो होती है यहां से यहां तक की लेंथ, इसे कहते हैं आर्क, और इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर आर्क बटे में रेडियस। अगर हम यहां से आर्क लेंथ निकालें तो आएगी रेडियस इनटू में थीटा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये आर्क लेंथ आएगी ये आ जाएगी इसकी रेडियस। रेडियस कितनी थी इसकी, आर, और ये एंगल पूरा 2 थीटा, तो यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आर इंटू में 2 थीटा, ये लेंथ। अब सर लेंथ का क्या करना है, अरे लेंथ से चार्ज पता चलेगा ना। अब एक बात बताओ, पूरी की पूरी लेंथ यहां से यहां तक ये कितनी है, पूरी 2 पाई आर। 2 पाई आर लेंथ में फैला हुआ चार्ज है कैपिटल क्यू, तो 1 लेंथ में कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू बटे 2 पाई आर। तो इस लेंथ में कितना हो जाएगा, आर इंटू में 2 थीटा, आर 2 थीटा लेंथ में कितना हो जाएगा बच्चों, तो क्यू बटे 2 पाई आर इंटू में आर इंटू में 2 थीटा। 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, तो चार्ज कितना आ गया, ये इस यहां से यहां तक का जो ये सेक्शन है सिर्फ इसके ऊपर चार्ज, तो इसके ऊपर ये चार्ज आ चुका है। जरा इसको नीचे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, मतलब यहां पे कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, ये इसके ऊपर जो चार्ज है सिर्फ इसके ऊपर, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये सॉल्व करके कितना, क्यू इंटू में थीटा और बटे में पाई, बटे में पाई, ये चार्ज आ गया। ये सिर्फ इतने पोर्शन का चार्ज है। अब इतने पोर्शन के, और ये जो सेंटर पे इस पे चार्ज रखा था क्यू नॉट, इसके बीच में रिपल्शन लग रहा होगा कि नहीं बच्चों। अंदर की तरफ तो टेंशन लग रही है 2t साइन थीटा, अंदर की तरफ तो टेंशन लग रही थी 2t साइन थीटा, अंदर टेंशन का कंपोनेंट। तो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स भी तो लग रहा होगा, कितना, इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा। जितना इस पे चार्ज है, ये वाला चार्ज है, इतने पोर्शन पे जितना चार्ज है, इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में रिपल्शन लगेगा ऊपर की, ये एफ होगा रिपल्शन। इस एफ को भी निकाल लो, तो देखो दोबारा से बना देता हूं, यहां है ये इतना पोर्शन, ये सेंटर पे चार्ज क्यू नॉट, इस पे चार्ज जो आया वो कितना आया, क्यू इंटू में थीटा बटे में पाई। अब इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा, इस तरफ रिपल्शन लगेगा एफ, अंदर की तरफ लग रहा है सेंटर की तरफ 2t साइन थीटा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस, तो f इज इक्वल टू आ गया 2t साइन थीटा। क्या हम यहां से t निकाल सकते हैं, बिल्कुल, f की वैल्यू है अगर हमारे पास तो यहां से निकाल सकते। तो f कितना होगा, पहले f निकाल लो। तो दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स, ये चार्ज बहुत छोटा है साइज में, आप कहोगे सर ये तो इतना बड़ा चार्ज है, इसमें कूलम्स लो कैसे लगा दोगे आप, ये पॉइंट चार्ज थोड़ा, अरे भाई पॉइंट चार्ज ही है, मैं दिखाने के लिए बड़ा ले रहा हूं, बहुत छोटा है ये साइज में। तो इन दोनों के बीच में कूलम्स लो लगाया, एफ के Q1 इंटू Q2, तो Q1 तो है Q नॉट, और Q2 इस पे चार्ज वो है कैपिटल Q थीटा और बटे में कैपिटल Q थीटा बटे में पाई, Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ये F आ गया, इनके बीच में लगने वाला फोर्स आ गया। अब ये फोर्स यहां पे उठा के रख दो, T आ जाएगा, तो 2t साइन थीटा बराबर F है, F की वैल्यू यहां रख रहा हूं, 2t साइन थीटा बराबर F की जगह रख दो K Q नॉट इंटू में Q इंटू में थीटा और बटे में पाई नीचे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चेक करो,
ठीक है, यही आ गया, देखो इसे सॉल्व करके यहाँ आ गया। अब यहां से साइन थीटा और थीटा अप्रोक्स बराबर होंगे। थीटा बहुत छोटा है साइज में, क्योंकि जब हम इसको कम लेंगे ना तो ये थीटा बहुत छोटा आ जाएगा जब इसकी लेंथ कम लेंगे। तो साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल है थीटा के, तो यहां साइन थीटा से थीटा काट दो और 2 को बटे में ले जाओ, तो टी की वैल्यू आ गई 2 गया इसके बटे में, के क्यू नॉट इंटू में क्यू और बटे में 2πr²। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये हमारी टेंशन आ गई, आ गई, टेंशन आ गई। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, और भी कुछ पूछा था शायद इसने। सर कितने सवाल कराओगे, थक भी गए भाई, मैं खुद थक गया। देखो इसने पूछा था कि टेंशन कितनी है, और फिर पूछा था इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिंग इज ए। अगर इसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस ए है तो यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज वाई, फाइंड द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है भाई, करो इसे ऊपर, समझ लिया मैंने क्या है। अब ये सवाल बन गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। इसने ये बोला है कि ये जो हमारे पास रिंग है, इसमें टेंशन है, टेंशन आपने निकाल ली, ये है टी बराबर कितनी आई, के क्यू नॉट इंटू में क्यू और बटे में 2πr²। अब अगर ये जो हमने रिंग यूज की है, ये मान लो ऐसे मोटी मोटी रस्सी की तरह है, तो इस रस्सी की भी तो अपनी कुछ रेडियस होगी। ये इस तरीके का ये जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ये रेडियस, तो ये वाली जो रेडियस है, ये इसकी ये ए दे रखी है आपको, क्रॉस सेक्शन रेडियस। तो अब ये बताओ इसकी रेडियस में कितना इंक्रीमेंट होगा, इसकी रेडियस कितनी बढ़ जाएगी टेंशन आने की वजह से। अब देखो इस पे सेंटर पे चार्ज है क्यू नॉट, पूरी पे चार्ज है क्यू, उसकी वजह से ये इसको बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रखा है इस चार्ज ने, क्योंकि इस पे पूरी पे चार्ज है, उसकी वजह से आ गई टेंशन। और जब टेंशन आती है किसी रस्सी में तो रस्सी की लेंथ बढ़ जाती है, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब लेंथ बढ़ जाएगी तो रेडियस बढ़ जाएगी, अब वो कितनी बढ़ जाएगी वो निकालना है। तो उसके लिए यंग मॉडुलस याद करो, वाई क्या होता था, वाई होता था स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन, स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन। स्ट्रेस होता था फोर्स बटे में एरिया, और स्ट्रेन होती थी बढ़ी हुई लेंथ और बटे में ओरिजिनल लेंथ, पहली लेंथ। ये वाई आ गया। अब वाई तो वाई दे रखा उन्होंने, एफ, ये एल ऊपर चला जाएगा, एफ इंटू में एल और बटे में एरिया इंटू में डेल्टा एल। चलो एफ कितना है, एफ है रस्सी के अंदर की टेंशन, मतलब रस्सी के अंदर जो फोर्स है वही एफ है यहाँ, तो ये तो टी रख देंगे यहाँ। एल रस्सी की लेंथ, तो ये रस्सी की पूरी लेंथ कितनी हो गई, एल 2πR। ठीक है, रख दो यहाँ पे। तो ये एफ तो आ गया, टी टेंशन आ गई है, तो एल इसकी लेंथ आ गई 2πR बटे में एरिया कौन सा है, ये एरिया होगा ये वाला, रस्सी का क्रॉस सेक्शन है। देखो जैसे रस्सी है ऐसे, ये रस्सी, ये वाली रस्सी है ऐसे, तो रस्सी का जो ये वाला एरिया होता है ना, इस फॉर्मूले में यही वाला एरिया होता है, एरिया ये वाला एरिया, ये ठीक है। ये मत सोच लेना ये पूरा एरिया, ये नहीं, रस्सी का मोटाई, रस्सी की जो मोटाई है उसका एरिया, उसे क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो ये आ गया, हाँ लेंथ आ गई, एरिया आ गया πa²। उसने दिया था किसकी रेडियस ए है, स्मॉल ए, पढ़ लेना क्वेश्चन में, पाई से पाई कट गया। चलो इनटू में डेल्टा एल, डेल्टा एल है उसकी बढ़ी हुई लेंथ। अब बढ़ी हुई लेंथ कितनी होगी सोचो, अब इसकी बढ़ी हुई लेंथ जो होगी अब वो हो जाएगी, डेल्टा एल ही निकाल लो, बस यहां से डेल्टा एल ही निकाल लो। ये बढ़ी हुई लेंथ ही तो चाहिए मुझे, रेडियस चाहिए बाद में रख लेंगे, बढ़ी हुई लेंथ निकाल लो आप। इसको इधर ले आओ तो डेल्टा एल तो वाई की जगह आ जाएगा यहाँ, और ये वाई के बटे में चला जाएगा यहाँ,
पाई से पाई कट ही गया ये, ऊपर बचा कितना 2t r और बटे में a स्क्वायर इंटू में y। लो जी, ये है इस वायर की बढ़ी हुई लेंथ, जो वायर की लेंथ बढ़ गई। अब इससे आप रेडियस भी निकाल सकते हो। रेडियस कैसे? क्योंकि ये बढ़ी हुई जो लेंथ होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट नहीं होगी। पहले इसकी रेडियस थी मान लो r, तो इसकी लेंथ थी 2πr। अब इसकी रेडियस बढ़ के हो गई r प्लस डेल्टा r, तो अब इसकी लेंथ भी 2πr प्लस डेल्टा r हो गई होगी कि नहीं, r प्लस डेल्टा r। तो अब ये जो बढ़ी हुई लेंथ है ये निकाल लो यहां से, तो अब ये इसकी नई लेंथ हो गई। तो हमें यहाँ डेल्टा एल की वैल्यू रखनी है। डेल्टा एल का मतलब है बढ़ी हुई लेंथ। तो सोच के देखो अब ये बढ़ी हुई लेंथ कितनी होगी, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आपस में माइनस कर लो। ये हो गई इसकी अब नई लेंथ, तो एल डैश में से एल को माइनस कर लो, तो 2πr माइनस 2π डेल्टा r, ये तो हो गया एल डैश। फिर माइनस में एल कितना है, और डेल्टा r प्लस में है, ये प्लस में। अब ये एल कितना है 2πr बच्चों, इसमें से ये माइनस हो गया, तो ये डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। बढ़ी हुई लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर दिया, 2π डेल्टा आर आ गया। तो डेल्टा एल की जगह ये लिख सकते हो 2π डेल्टा आर, रखो यहाँ डेल्टा एल की जगह 2π डेल्टा आर इक्वल्स टू में 2t r बटे में a स्क्वायर वाई। 2 से 2 कट गया, पाई बटे में चला गया, डेल्टा आर की वैल्यू आ गई बच्चों tr बटे में पाई a स्क्वायर वाई। यही है उसकी इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन रेडियस, रेडियस में कितनी बढ़ोतरी हो गई। तो हमने पता लगा लिया भाई साहब रेडियस में कितनी बढ़ोतरी हो गई। बहुत अच्छे सवाल थे आज के, 4-5 क्वेश्चन थे पर बहुत लाजवाब थे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करके आपको समझ में आ गया होगा कि मजा आ गया होगा। चलो कल मिलते हैं, आज का काम यही खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी के साथ शेयर करो, सारे घर के फोन से सब्सक्राइब कर दो यार, हेल्प करो थोड़ी सी। 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, मेहनत इतनी करवा रहे हो मेरे पे। चलो कल मिलते हैं।